पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है? तो जैसा कि इसके वर्गीकरण में हमें यह जानना चाहिए, हम आपको बता भी रखे हैं कि समस्त जितनी भी सारी वस्तुएं हमारे आसपास दिखती हैं, वैज्ञानिकों की भाषा में उसे हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को हमने इसके साथ जोड़ा था और यह बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर द्रव्यमान और भार निश्चित रूप से होते हैं, तो इसलिए उसे हमने द्रव्य भी बोल दिया था। अब हम यहाँ पदार्थ को बांटेंगे, तो बांटने से पहले यह जान ले कि चूंकि पदार्थ हम उसे कह रहे हैं जो हमारे आसपास विद्यमान है, जो भी सारी वस्तुएं हमें दिखती हैं, तो हम इसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी देख सकते हैं। पुरानी सिद्धांत या प्राचीन धारणा यह बनी हुई है कि पूरे ब्रह्मांड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरे ब्रह्मांड को। तो हमने यहां लिखा ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक जो पहला भाग होगा उसे हम लोग द्रव्य या पदार्थ बोल सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैटर कहते हैं, मैटर। और दूसरे को हम लोग ऊर्जा या एनर्जी बोलेंगे। यानी कि प्राचीन अवधारणा हमें यह बताती है कि पूरे ब्रह्मांड को दो घटकों में विभाजित किया गया है, एक द्रव्य में और एक ऊर्जा में। ठीक है, तो द्रव्य को हम लोगों ने देखा है, द्रव्य को ही जानना है। ऊर्जा जो एनर्जी हमारे भीतर मौजूद है, या जो एनर्जी यहाँ हम देख पा रहे हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं, उस एनर्जी की बात की गई है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। द्रव्य को यहाँ पे दो भागों में पुनः हम बांट लेंगे या बांट सकते हैं। एक को कहते हैं भौतिक रूप या भौतिक वर्गीकरण, जिसे फिजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दे सकते हैं, जबकि दूसरे को रासायनिक वर्गीकरण बोलेंगे, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके दो रूप हो गए, माने यह द्रव्य को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण का मतलब कि वह पदार्थ में जैसे जिस रूप में वो दिख रहा है, हम आपको जैसे दिख रहे हैं, वो वाली अवस्था उसकी भौतिक अवस्था होती है, भौतिक रूप होता है। और रासायनिक माने उसके भीतर केमिकलों का यूज करके उसके साथ देखने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है, एक दूसरी ये वाली अवस्था। अब यहाँ पे भौतिक अवस्था यानी कि पदार्थ को सीधे तौर पे जब हम देखते हैं, तो हमने पिछले लेक्चरों में यह पढ़ा है कि इसकी तीन अवस्था हमें मिली हैं, जिसे हमने क्या बोला, पहले को ठोस अवस्था, यहाँ लिख सकते हैं ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरी जो अवस्था थी उसे हमने गैस का नाम दिया था, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये भौतिक वर्गीकरण में हम जो वाह्यात्मक रूप से जो पदार्थ हमें सीधे सीधे दिख रहा है, उसमें हम तीन रूप लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण में हमें दो तरह से पदार्थ हम देख सकते हैं। एक हम लोग देखेंगे शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो इसे भी हम दो भागों में बांटे। पहला शुद्ध पदार्थ, और यानी कि प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं मिश्रण, जिसमें चीजें मिक्स की गई है। मिश्रण यानी मिक्सचर। तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा मिश्रण। अब हम इस चीज को तो हमने जाना है, पढ़ा भी है, ध्यान भी किया है। इसमें हम लोग शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम एक को कह सकते हैं तत्व और दूसरे को कह सकते हैं यौगिक। यानी यह हमें शुद्ध पदार्थ दो रूपों में बटा हुआ मिला,
यानी कि एक तत्व में और एक यौगिकों में। यौगिक यानी कि तत्व को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, यौगिक को हम लोग कंपाउंड अंग्रेजी में बोलेंगे। जबकि मिश्रण भी दो तरह से हो सकता है। एक को हम लोग ले सकते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं विसमांगी मिश्रण। तो हमने देखा कि द्रव्य को दो रूपों में हमने बांटा, भौतिक और रासायनिक में। भौतिक में ठोस द्रव गैस आया, रासायनिक में शुद्ध पदार्थ आया और मिश्रण आया। शुद्ध पदार्थ को पुनः हमने दो भागों में बांट दिया, एक को तत्व बोला और एक को यौगिक बोल दिया। जबकि मिश्रण भी दो भागों में बटा, एक को समांगी मिश्रण बोला गया और एक को विसमांगी मिश्रण बोला गया। अब हम यहाँ पे तत्व और यौगिक को देखते हैं तो तत्व भी यहाँ पे कुछ भागों में बटा हुआ हमें मिलता है। इसको देखते हैं तो तत्व भी हमें धातु, अधातु और उपधातु तीन रूपों में देखने को मिलेगा। यानी कि धातु मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, और तीसरा उपधातु यानी कि ये तीन रूपों में तत्व हमें देखने को मिलता है, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक भी हमें दो रूपों में नेचर में देखने को मिलेगा। एक हम लोग कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं और दूसरे को अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। यानी कि कार्बनिक यौगिक और दूसरे को क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक। ये तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पूरे ब्रह्मांड को प्राचीन अवधारणा के आधार पर हम इसे दो घटकों में बांट सकते हैं। एक को हमने द्रव्य बोला, एक को ऊर्जा बोला। द्रव्य को पुनः दो भागों में वर्गीकरण किया गया, एक को भौतिक वर्गीकरण बोला गया और एक को रासायनिक बोला गया। भौतिक में हमने तीन अवस्था देखी, पदार्थिक, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक में हमने क्या देखा, शुद्ध पदार्थ देखा और मिश्रण देखा। पुनः शुद्ध पदार्थ को तत्व में और यौगिक में बांट दिया गया। पुनः इस तत्व को तीन भागों में बांटा गया, एक को धातु, दूसरे को अधातु और तीसरे को धातु बोला गया। जबकि यौगिक भी दो भागों में बटा, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जबकि ऐसे ही मिश्रण को भी हमने बांटा, पहले को समांगी मिश्रण बोला और दूसरे को विसमांगी मिश्रण। पदार्थ की चर्चा करेंगे तो हेडिंग आप बनाएंगे शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुद्ध यानी इसके भीतर कोई भी मिलावट नहीं है। मतलब जब किसी पदार्थ के सभी संघटक रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहां पे ध्यान देना है कि सभी संघटक यानी कि उस पदार्थ यानी इस पदार्थ के निर्माण में जो घटक कण मिले हुए हैं वो रासायनिक रूप से एक समान हो। या तो वो परमाणु हो सकते हैं या फिर अणु हो सकते हैं, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इस चीज को समझे जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब इसे हम समझते हैं तो पदार्थ को शुद्ध तब कहेंगे जब उस पदार्थ के अंदर मौजूद सभी के सभी कण यानी कि जिसे हमने ऊपर समझा उसके संघटक यानी कि जो भी घटक कण भाग ले रहे हैं उस पदार्थ के निर्माण में समान रासायनिक माने एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ
एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि उसके निर्माण में सिर्फ एक ही प्रकार के कण या तो परमाणु हो सकता है या तो अणु हो सकता है, से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन, यानी कि जो घटक कण होता है वो निश्चित पदार्थों का वर्गीकरण शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं या मैटर बोलेंगे। तो शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, हमने देख रखा है। एक को कहते हैं तत्व, और तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरे को कहते हैं यौगिक। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। तो चलिए हम तत्व को समझें। हेडिंग करते हैं तत्व, यानी कि एलिमेंट पहला। तो तत्व पदार्थ का वह सरल रूप जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता। इस पर ध्यान देना होगा कि पदार्थ का वह सरल से सरल रूप होता है एलिमेंट, जिसे रासायनिक विधियों द्वारा कुछ भी करके उसे तोड़ा या अपघटित करके और भी अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। जब इसमें एक ही प्रकार के कण है तो उसे हम कैसे रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करेंगे और कैसे उसे तोड़ पाएंगे। ठीक है, इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और वे कण या तो परमाणु कहलाते हैं या तो अणु कहलाते हैं। नोट कर लेंगे, यानी कि ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। अब एक चीज जो हमें समझना है कि तत्व हमेशा पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं एक पॉइंट और लगा के। तत्व, ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। चलिए ठोस तत्व को देखते हैं। पहला हेडिंग कर सकते हैं ठोस तत्व। तो ठोस तत्व में जितने भी एलिमेंट्स हम लोग सॉलिड रूप में देख रहे हैं, जैसे हम लोग कार्बन कह सकते हैं, कार्बन, सी, गंधक कह सकते हैं, गंधक को हम एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, गंधक कह लेंगे। सोना, चांदी, सोना बोलते हैं, चांदी एजी से इंडिकेट करते हैं। ये सब के सब क्या हैं, तो ठोस तत्व होते हैं। जबकि दूसरा जो होता है जिसे हम लोग द्रव तत्व बोलते हैं, यानी कि यह द्रव अवस्था में भी हो सकता है, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ब्रोमीन देख सकते हैं, ब्रोमीन Br, और पारा Hg, पारा Hg, ये द्रव तत्व हैं, यानी कि हमेशा द्रव के रूप में होंगे। और तीसरा जो है गैस तत्व यानी गैस एलिमेंट्स। तो इसमें आप कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ये सब आप यहाँ नोट कर सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
इत्यादि। ठीक है, तो ठोस तत्व, द्रव तत्व, गैस तत्व। अब हम एक नोट लिखेंगे कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, Ag, ये जितने भी तत्व हम देख रहे हैं इसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है, एक ही प्रकार का परमाणु होता है। यानी कि नोट में हम लोग ये देखें, पहला पॉइंट कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, Ag माने सिल्वर में एक ही प्रकार का परमाणु। जबकि दूसरे में हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम अथवा तांबा यानी कि Cu जैसे कुछ तत्वों में, एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। कि दूसरे नोट में हमने देखा कि सोडियम अथवा कॉपर जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु माने सिंगल परमाणु, घटक माने जो कंपोनेंट होता है जो उसको बनाया हुआ है सोडियम को, कॉपर को, के रूप में उपस्थित होता है। जबकि एक तीसरी बिंदु हम इसमें ले सकते हैं नोट में, जबकि कुछ अन्य तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन आप देख रहे हो H2, नाइट्रोजन देख रहे हो N2, ऑक्सीजन देख रहे हो O2, गैसों में घटक क्या हो रहे हैं, अणु होते हैं। अणु ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजनों के मिलने से बना है। माने एक हाइड्रोजन का परमाणु धन एक दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु जब मिल रहा है, माने दो घटक, दो, ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ अन्य तत्व जैसे ये आपने देखा, घटक क्या है, अणु होते हैं। क्यों होते हैं, तो क्योंकि ये दो है ना, क्योंकि ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। जैसे हम लोग देख लें, हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन ये मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये मान लेते हैं, लिख लें हाइड्रोजन का परमाणु एक, और फिर हम यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी कितना है, एक ही है, एक। तो ये एक हाइड्रोजन का परमाणु जब मिल रहा है तो ये दो, यानी कि आपने यहाँ दिखाया ना, ये एक और ये एक, दो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, अणु। क्या बोल रहे हैं, अणु। तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का अणु। ये एक है हाइड्रोजन का परमाणु, एक है हाइड्रोजन का परमाणु, दो है यानी दोनों मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन के अणु। वैसे ही आप नाइट्रोजन में देख सकते हैं, ऑक्सीजन में देख सकते हैं। का वर्गीकरण, तो हमने पढ़ा है कि तत्वों को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पीछे हमने बताया था तीन में एक को कहते हैं धातु,
धातु, एक को कहते हैं अधातु और तीसरे को उपधातु कहा जाता है। यानी कि तत्वों का वर्गीकरण हम 3 भाग में करेंगे, धातु यानी मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु मेटल वाइड में। चलिए एक एक करके जाने। तो पहला हेडिंग धातु, मेटल। देखिए, वे तत्व जो उष्मा माने हीट और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, जिसमें करंट आ सकता है, तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर वो ठोस में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन एक अपवाद भी होता है, लिख लेते हैं, Hg पारा, ये अपवाद है, अपवाद, ये द्रव में होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है, को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन Hg को, पारा को छोड़कर क्यों किया? द्रव अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर। तथा अघात वर्ध्य, अब इसमें हम लिंक करेंगे, तथा अघात वर्ध्य माने जिस पर काफी तगड़ा चोट भी हम दे सकते हैं, अरे हथौड़ी भी हम मार सकते हैं। अघात वर्ध्य और तन्य, फैलने वाला भी होता है, उसे हम धातु कहते हैं। तन्य होता है, धातु कहलाता है। देख लीजिए यहाँ छूट गया क्या? धातु कहलाता है। जैसे सोना आघात वर्ध्य भी है और तन्य भी है, यानी कि फैलता भी है। चांदी, सोना, लोहे को भी पीट के बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह हमने धातु को देखा। अब हम अधातु को देखते हैं। चलिए हेडिंग करिए, अधातु, नॉन मेटल्स। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं तथा भंगुर होते, माने ब्रिस्टल जल्दी टूट जाते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उसे अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन इत्यादि। अब इसका तीसरा भाग उपधातु होता है। तो हेडिंग हम लेंगे उपधातु। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु व अधातु माने मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है। और देखिए कौन कौन इसमें होते हैं। तो एंटीमनी लिख लीजिएगा, जिससे नहीं मालूम होगा, इसका नाम है एस का एंटीमनी, Sb यानी कि आर्सेनिक और एंटीमनी। ये है आर्सेनिक और ये है एंटीमनी इत्यादि। तो इस तरह से हमने देखा, तत्वों को 3 भाग में बांटा। धातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं और तन्य होते हैं, लेकिन हमेशा सामान्य अवस्था टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था में दिखते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद रहा, हमने बताया कि पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। अधातु वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और ये भंगुर भी होते हैं, माने जल्दी ये टूट भी जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन इत्यादि हम अधातु कहेंगे। जबकि उपधातु में इन दोनों के कैरेक्टर सम्मिलित हों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आगे हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। कुछ चैप्टरों में इसका वर्णन भी है, तो याद रखिएगा। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इनमें आर्सेनिक और क्या होता है, एंटीमनी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी चर्चा किया। अब हम इसमें एक दूसरा पार्ट्स भी, आप पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इसे तत्व और यौगिक में बांटा गया, तो तत्वों के बारे में हमने पूरा जाना। अब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक, यौगिक यानी कि कंपाउंड।